हेलो चवाड़ी, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है लक्ष्मण और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर के अंदर, यानी कि लेक्चर नंबर 4 ऑफ लाइफ प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। आज हम कवर करने वाले हैं सेल डिवीजन को और ये होगा लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि ये जो चैप्टर चल रहा है हमारा लाइफ प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, इसका होगा लास्ट लेक्चर। तो इस लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, बच्चा पार्टी अपने नोट्स की बुक उठा लो या फिर पेन और पेपर उठा लो और रेडी हो जाओ मेरे साथ पढ़ने के लिए। बट उससे पहले मैं क्या कहना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं जो मैंने होमवर्क दिया था पिछले लेक्चर में, उस होमवर्क का सॉल्यूशन मुझे एक बच्चे ने दिया या फिर कह सकते हो लड़की ने दिया। उसका नाम तो मुझे से याद नहीं, बट कमेंट में मैं उसको जरूर पिन करूंगा यार। उसने क्या किया, लेक्चर को पूरा देखा और होमवर्क को भी पूरा सॉल्व किया। तो मैं, जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप होमवर्क को सॉल्व करें या फिर लेक्चर को पूरा देखकर होमवर्क का क्या करें, मुझे आंसर कमेंट में दिया कीजिए। और उस बच्चे ने मुझे क्या बताया, सर मुझे ना क्या चाहिए, आपसे मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट भी चाहिए और किस तरीके से पढ़ना है ये भी, कौन से चैप्टर्स पहले करने हैं कौन से चैप्टर्स बाद में करने हैं, ये भी मुझे चाहिए आपसे। तो बच्चा पार्टी, जैसे कि मैंने उससे कहा, बेटा मैं आपको वो कंटेंट या फिर बोल सकते हो वो वीडियो बनाकर दे दूंगा, कल या फिर परसों में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू बच्चा, आपने मुझे बताया कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। ऐसी तरीके से मुझे आप बताते रहिए, मैं आपको उस वीडियो, उस टॉपिक पर या फिर उस तरीके से आपको गाइड करूंगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल डिवीजन को। बिना किसी तरीके हम लिख देते हैं यहाँ पर अपना आज के गोल्स को। क्या पढ़ने वाले आज हम, सेल, क्या पढ़ने वाले बच्चों बताओ तो जरा कमेंट में, क्या पढ़ने वाले आज हम, सेल डिवीजन पढ़ने वाले। राइट, क्या पढ़ने वाले हैं, सेल का डिवीजन पढ़ने वाले। अब इस सेल डिवीजन को पढ़ने के लिए आपके कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, आपको कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, जो कि मुझे पता है आपके नहीं होंगे, क्योंकि जब आप कोचिंग या फिर स्कूल में पढ़ते हो तब आपके कॉन्सेप्ट की ऐसी की तैसी हो जाती है। क्या होती है, आपके कॉन्सेप्ट्स की ऐसी की तैसी हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो क्या करना चाहते हैं, आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाना चाहते हैं। उसके लिए वो क्या करते हैं, आपको इन डेप्थ में ना ले जाकर आपको ऊपर ऊपर का सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं। बट हम क्या करते हैं, आपको तो पता ही है, आपका जो क्या बोल सकते हो, आपके जो बुक्स में क्या दिया हुआ है, कंटेंट दिया हुआ है, या फिर बोल सकते हो जो भी आपके बुक में लिखा है उसको मैं क्या करता हूँ, डीपली एनालाइज करके आपके लिए बेस्ट नोट्स प्रिपेयर करता हूँ और उसको एक फ्लो में क्रिएट करता हूँ। राइट, तो इसी वजह से क्या हुआ, ये लेक्चर जो था उसको रिकॉर्ड होने के लिए टाइम लग गया, क्योंकि मैं क्या कर रहा था, आपको जितनी भी बेसिक्स की नीड है उसको मैं क्या कर रहा था, आपके नोट्स में इंटीग्रेट कर रहा था। वैसे तो मेरे पास पहले से ही सेल डिवीजन के नोट्स पड़े हुए थे जिसकी मदद से मैं आपको पढ़ा सकता था, बट क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, बच्चों को अभी तक तो मैं बेसिक से उठा रहा हूं और अभी मैं ऐसा करूंगा तो ये आपके साथ में नाइंसाफी हो जाएगी। राइट, तो इसीलिए मैं अभी आपको दो पार्ट्स में सेल डिवीजन को समझाने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे सेल डिवीजन का बेसिक। क्या कवर करेंगे, सेल डिवीजन का बेसिक। उसके बाद में हम कवर करेंगे सेल डिवीजन को, साथ साथ में ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि आज के लेक्चर में क्या होगा, सेल डिवीजन कंप्लीट मतलब बेसिक्स पढ़ाऊंगा उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में आपको सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आज ही के लेक्चर में आपको बेसिक्स भी कवर हो जाएंगे और हो जाएंगे कवर आपके सेल डिवीजन। ठीक है, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, पेन पेपर उठाओ और साथ साथ में नोट्स बनाते चलो और अपना माइंड खुला करके रखो, यानी कि ओपन करके रखो, ओपन माइंडेडली बैठो और फ्रेश होके बैठो। बिल्कुल ही लगे तो साथ में पानी की बोतल ले लो, पेन पेपर ले लो, ईयरफोन्स ले लो, डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए। मैं चाहता हूं आपसे एक चीज और, वो चाहता हूं कि आप इस लेक्चर को बिल्कुल ही फोकस होकर देखें, क्योंकि सेल डिवीजन एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको इन फ्यूचर कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे बेसिक्स की। क्या करेंगे, बेसिक्स की बात। क्या करेंगे बच्चों, बेसिक्स की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, सेल डिवीजन आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेल डिवीजन। किसका डिवीजन पढ़ने वाले हैं, सेल का डिवीजन पढ़ने वाले हैं। तो सेल क्या होता है, सबसे पहले ये तो बात बताओ मुझे, सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है। तो आपका आंसर होगा, क्या होता है ये, इट इज अ स्ट्रक्चरल, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या है, सेल है। की बात समझ में आ गई। अब मैं सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कह रहा हूं, ये सुनो।
अगर मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, एक रूम है मेरे पास, मुझे क्या बनानी है, मुझे क्या बनानी है, बिल्डिंग बनानी है। क्या बनानी है, बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, मुझे क्या बनानी है, बिल्डिंग बनानी है। तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, ब्लॉक्स की। किसकी जरूरत पड़ेगी, ब्लॉक्स की, ब्लॉक्स की या फिर ईंटों की बोल सकते हो। ब्लॉक्स मतलब ईंटें। मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, ईंटों की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मुझे बिल्डिंग बनानी है। उसी तरीके से अगर मुझे अपनी बॉडी को, अगर मुझे अपनी बॉडी को बनाना है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, सेल की जरूरत पड़ेगी, जो कि मेरी बॉडी को क्या देगी, एक स्ट्रक्चर देगी। जिस तरीके से बिल्डिंग को कौन स्ट्रक्चर देता है, ब्लॉक्स यानी कि ब्रिक्स, यानी कि ईंटें जो है हमारी बिल्डिंग को क्या देते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं। कोई भी इमारत खड़ी होती है किस वजह से, ब्लॉक्स की वजह से। वो क्या देती है, उसे एक स्ट्रक्चर देती है, उसे एक ढांचा देती है। उसी तरीके से हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देती है, वो कौन सी चीज होती है, सेल होती है। इसलिए मैं क्या कहता हूं, सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कहता हूं। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं फंक्शनल यूनिट की। क्या बात करते हैं, फंक्शनल यूनिट की। फंक्शनल का मतलब क्या हो गया, फंक्शनल का मतलब क्या हो गया, मेरी बॉडी क्या कर रही है, फंक्शन कर रही है, यानी कि वर्क कर रही है। फंक्शन का मतलब क्या हो गया, वर्किंग यूनिट, यानी कि मेरे बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो वर्क कर रही है, जिसकी वजह से मेरी बॉडी क्या कर रही है, क्या कर पा रही है, वर्क कर पा रही है। अगर मेरे बॉडी के अंदर मेरी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मेरी बॉडी जो है सेल से बनी हुई है, तो मेरी बॉडी के अंदर जो सेल है वर्क करेगा, तभी मेरे क्या होंगे, ऑर्गन्स वर्क करेंगे। और ऑर्गन जब वर्क करेंगे तब क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम वर्क करेंगे। और ऑर्गन सिस्टम के वर्क करने की वजह से मेरे अंदर क्या होगा, फंक्शंस परफॉर्म करूंगा मैं। यानी कि मैं जब हाथ हिला रहा हूं तब मेरा कौन सा सिस्टम एक्टिव है, नर्वस सिस्टम एक्टिव है। किसकी वजह से एक्टिव है, क्योंकि नर्वस सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स है उनके सेल काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं जो सेल है उसको मैं क्या बोलता हूं, फंक्शनल यूनिट कहता हूं। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों आपको कि मैं सेल को फंक्शनल यूनिट कह रहा हूं। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये तो बात समझ में आ गई कि हमको जो हमारा सेल है उसको हम स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट कहते हैं हमारी बॉडी की। और क्यों कहते हैं अभी हमने ये भी देख लिया। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी कि हमारा जो सेल होता है वो कैसा दिखता है, हमारा जो सेल है वो कैसे दिखता है। अब इसके बारे में बात करते हैं। सेल जो है उसका कोई शेप नहीं होता, सेल जो है उसका कोई भी शेप नहीं होता। क्या लिखता हूं मैं यहां, सेल हैज नो डेफिनाइट शेप, कोई भी सेल का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता। यानी कि सेल जो है वो सर्कल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी शेप ले लो, उस तरीके का तुम्हारे अंदर सेल हो सकता है। बट हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे बुक्स में ज्यादातर कुछ इस तरीके से क्या बनाते हैं, कुछ इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर सेल को रिप्रेजेंट करते हैं हमारी बुक्स में। तो हम भी इसी शेप से हम अपने सेल को समझेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो सेल जो होता है उसके अंदर होता है क्या, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, सबसे पहली बात तो न्यूक्लियस होता है। क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस होता है। अब बताओ न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारे सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या है, राइट, हमारे सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। क्या होता है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। और होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है बच्चों, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या चीजें होती है, दो चीजें होती है। वो होती है पहली न्यूक्लियोलस एंड सेकंड वन इज जेनेटिक मटेरियल। क्या होती है दूसरी चीज, जेनेटिक मटेरियल होती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब न्यूक्लियस के बाहर होता है तुम्हारे सेल का साइटोप्लाज्म। यानी कि क्या होता है, न्यूक्लियस जो है उसके बाहर क्या होता है तुम्हारे सेल के अंदर भरा एक लिक्विड सा मैट्रिक्स होता है, जिसको मैं बोलता हूं साइटोप्लाज्म। क्या बोलता हूं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलता हूं, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है तुम्हारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, जो कि लिक्विड जैसा मैट्रिक्स होता है, या फिर बोल सकते हो एक तरल पदार्थ होता है जो कि तुम्हारे सेल के अंदर भरा हुआ होता है। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है ऑर्गेनेलीज। क्या होती है, ऑर्गेनेलीज। जैसे कि मैं ले लेता हूं यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर ले लेता हूं मैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और ले लेता हूं यहां पर मैं
गोल्गी कॉम्प्लेक्स। क्या ले लेता हूं? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये सब क्या है बच्चों? ये है ऑर्गेनेलीज। ये क्या है? ऑर्गेनेलीज है। ऑर्गेनेलीज है जो कहां होती है? आपके सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। इतनी बात समझ में आ गई? ऑर्गेनेलीज दो तरीके की हो सकती है, मेम्ब्रेन बाउंड और एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। अब जब आप आगे पढ़ोगे यानी कि हायर क्लासेस में जाओगे या फिर नेक्स्ट चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे किसको? सेल को, यानी कि हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तब मैं तुम्हें बताऊंगा जो ऑर्गेनेलीज होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है मेम्ब्रेन बाउंड, दूसरी होती है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, अभी हम उसके आगे उसमें उतना डाइव नहीं करते। अभी हम सिर्फ इतना समझते हैं कि हमारे सेल के अंदर क्या क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमारे सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है जो कि एक ऑर्गेनेली होती है। न्यूक्लियस भी क्या है? एक ऑर्गेनेली ही है। क्या है? ये भी एक ऑर्गेनेली है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती है। पहला होता है तुम्हारा न्यूक्लियोलस एंड सेकंड वन इज जेनेटिक मटेरियल, जो कि क्या करता है? तुम्हारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। यानी कि जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या होता है? जीन होता है जो कि तुम्हारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। जेनेटिक मटेरियल तुम्हारे सेल को बताता है कि तुम्हारी बॉडी जो है वो किस तरीके से परफॉर्म करेगी, यानी कि किस तरीके से वर्क करेगी या फिर किस तरीके से फंक्शनिंग करेगी। ये कौन बताता है सेल को? जेनेटिक मटेरियल बताता है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, आई होप आपको सेल का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के बीच में डिफरेंस। कई बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है। कई बच्चे क्या होते हैं, वो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस को सेम मान लेते हैं। ठीक है, यहां पर और एक टर्म भी आती है, वो होती है न्यूक्लियाई। कई बच्चे क्या मानते हैं कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई और न्यूक्लियोलस जो है वो सेम ही है। बट बच्चों ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम्हारे बुक में क्लियरली मेंशन नहीं है, इस वजह से मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूं कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस जो है वो अलग है। और वो कैसे है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले आप इसे लिख लीजिए। लिख लिया? ओके, स्क्रीन पॉज करके लिख लेना। लिख लिया? अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। अभी हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियाई में डिफरेंस। क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई और न्यूक्लियोलस में डिफरेंस, यानी कि वो तीनों चीजें क्या है, यानी कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियाई में डिफरेंस क्या है। तो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस और एंड न्यूक्लियाई जो है वो क्या है? न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई जो है वो क्या चीज होती है? देखो, ये हो गया तुम्हारा सेल। न्यूक्लियस कहाँ होता है? सबसे पहली बात तो सेल में होता है। कहाँ होता है? सेल में होता है। तो यहां पर मैंने बना दिया तुम्हारा सेल। ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। राइट, क्या होता है तुम्हारा? न्यूक्लियस होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये जो न्यूक्लियस है उसके अंदर होता है तुम्हारा न्यूक्लियोलस। सेल न्यूक्लियस के अंदर होता है तुम्हारा न्यूक्लियोलस। क्या होता है तुम्हारा? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है वो है डेंस, डेंस स्ट्रक्चर। एक डेंस स्ट्रक्चर होता है तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर, जो कि क्या करता है? जो कि बनाता है मेक राइबोसोम। जो तुम्हारे सेल के अंदर राइबोसोम्स होते हैं वो कहां से बनते हैं? किसकी वजह से बनते हैं? न्यूक्लियोलस की वजह से तुम्हारे अंदर राइबोसोम्स बनते हैं। अब वो राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स भी एक तरीके के ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, यानी कि हमें प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। ये हमने पढ़ा था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में, सेंट्रल डोग्मा में। इतनी बात समझ में आ गई? जिन बच्चों ने सेंट्रल डोग्मा नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाइए और उसको कवर कर लीजिए। पहली बात तो इतनी बात समझ में आ गई कि जो न्यूक्लियोलस होता है वो क्या बनाता है? राइबोसोम बनाता है। और वो एक डेंस स्ट्रक्चर होता है जो कि होता है हमारी न्यूक्लियस के अंदर। कौन होता है? न्यूक्लियोलस होता है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, तो आई होप आपको न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के अंदर डिफरेंस पता चल गया होगा। ओके, अब न्यूक्लियस के अंदर और एक चीज होती है, वो होता है आपका जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है? जेनेटिक, जेनेटिक मटेरियल होता है। मटेरियल, मटेरियल होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल होता है। वो क्या करता है? उसके अंदर होते हैं जीन्स। उसके अंदर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं जो कि आपके कैरेक्टर्स क्या करता है? कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स कंट्रोल करता है, या फिर कह सकते हो आपके जो कैरेक्टर्स है वो स्टोर करता है। और इस कैरेक्टर्स की वजह से आपकी बॉडी को पता चलता है कि आपको
आपकी बॉडी जो होगी वो किस तरीके से काम करेगी, आपके बॉडी के अंदर कौन सा ऑर्गन होगा, कौन सा ऑर्गन नहीं होगा, आपके बॉडी का कलर कैसा होगा, आपके हेयर का टेक्सचर कैसा होगा, आपकी आंखें कैसी दिखेगी, ये सब कौन डिसाइड करता है, आपका जीन डिसाइड करता है। और वो किसके अंदर होता है, जेनेटिक मटेरियल के अंदर होता है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, तो आपको न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के अंदर अभी डिफरेंस पता चल गया। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियाई की। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियाई की। अब हम बात करते हैं बच्चों न्यूक्लियाई की। न्यूक्लियाई जो होता है वो भी होता है सेल के अंदर। क्या होता है? सेल के अंदर ही होता है। बट सेल के अंदर एक से ज्यादा अगर क्या हो, न्यूक्लियस हो, क्या हो, एक से ज्यादा अगर न्यूक्लियस हो, क्या हो, एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो, तो उस कंडीशन को बोलते हैं, उन दोनों न्यूक्लियस को हम बोलते हैं न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। अब देखो, ये एक न्यूक्लियस हो गया जिसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस है और क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। राइट राइट। और बाहर में क्या है, साइटोप्लाज्म है। क्या है? साइटोप्लाज्म है। क्या है बच्चों? साइटोप्लाज्म है तुम्हारे सेल के अंदर भरा हुआ। ये क्या हो गया तुम्हारा? साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म हो गया। राइट। तो ये देखो, ये एक सेल है, एक सेल है, उसके अंदर कितने न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस हो गया और ये दूसरा न्यूक्लियस हो गया। तो तुम्हारे एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस है? दो न्यूक्लियस है। और इन दो न्यूक्लियस को मैं क्या कहता हूं? न्यूक्लियाई कहता हूं। तो यहां पर मैं लिखता हूं, जो न्यूक्लियाई जो है, न्यूक्लियाई जो है, ये जो टर्म है वो रेफर होती है मोर देन वन न्यूक्लियस इन सेल। रेफर्स टू, यहां पर मैं लिखता हूं न्यूक्लियाई रेफर्स रेफर्स refers to more than one nucleus present in सेल। यानी कि एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे तो हम क्या कहेंगे, उन दोनों न्यूक्लियस को क्या कहेंगे? न्यूक्लियाई कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अगर मैं इसे न्यूक्लियस कहता हूं, न्यूक्लियस नंबर 1, और इसे न्यूक्लियस नंबर 2 कहता हूं, तो अगर मुझे इन दोनों को एक साथ बुलाना है तो मैं क्या बोलूंगा? न्यूक्लियाई बोलूंगा। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, तो आई होप आपको न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियाई का मतलब समझ में आ गया होगा। न्यूक्लियस क्या होता है? जो तुम्हारे सेल के अंदर होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियोलस और जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस डेंस स्ट्रक्चर होता है जो कि किसके अंदर होता है? तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर होता है। और वो क्या बनाता है? राइबोसोम्स बनाता है। ये कहां होता है? ये कहां होता है? इनसाइड 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 न्यूक्लियस होता है। इनसाइड न्यूक्लियस कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है। ये क्या होता है? डेंस स्ट्रक्चर होता है जो कि तुम्हारे राइबोसोम्स को बनाता है। ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई सर। अब न्यूक्लियाई क्या होता है? न्यूक्लियाई मतलब एक सेल के अंदर अगर एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे न्यूक्लियाई। यानी कि अगर इन दोनों न्यूक्लियस को मुझे एक साथ बुलाना है तो मैं क्या बोलूंगा? न्यूक्लियाई बोलूंगा। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं जेनेटिक मटेरियल की तरफ। क्या बढ़ते हैं? अब हमें तो समझ में आ गया कि सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। राइट। तो न्यूक्लियस को तो हमने समझ गया कि न्यूक्लियोलस जो होता है वो हमें राइबोसोम बना कर देता है। बट अब हम पढ़ते हैं जेनेटिक मटेरियल को। हमारे सेल के अंदर क्या होता है? एक जेनेटिक मटेरियल होता है। इसको लिख लो भाई, पहले पट से लिख लिया। ओके, अब देखो हमारे सेल के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। राइट। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है हमारे सेल के अंदर? यहां पर मैं बना देता हूं, यहां पर एक सेल बना देता हूं आपके लिए, एक सुंदर सा। क्या हो जाता है? ये सेल हो जाता है। इसके अंदर होता है कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस के अंदर होता है एक जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है सर। और बाहर होता है हमारा साइटोप्लाज्म। ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। क्या हो गया आपका? साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है। और ये होगा आपका न्यूक्लियस। क्या हो गया आपका? ये न्यूक्लियस हो गया। ये हो गया आपका न्यूक्लियोलस। क्या हो गया? न्यूक्लियोलस। और ये हो गया आपका जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल। क्या हो गया? जेनेटिक मटेरियल हो गया। अब जो जेनेटिक मटेरियल हमने पढ़े थे किसमें? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में। तो मैंने जेनेटिक मटेरियल को क्या कहा था? डीएनए कहा था। क्या कहा था? डीएनए कहा था। जो डीएनए है वो क्या करता है? डीएनए के अंदर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। क्या होते हैं? जीन्स होते हैं जो हमारे कैरेक्टर्स को क्या करते हैं?
कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, या फिर कह सकते हो स्टोर करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। जीन क्या होता है, एक छोटा सा सेगमेंट होता है तुम्हारे डीएनए का। डीएनए का एक छोटे से सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, जो हमारे कैरेक्टर्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, जब हम सेल डिवीजन परफॉर्म करते हैं तब हमें एक टर्म आती है सामने, वो होती है क्रोमोसोम। क्या होती है, क्रोमोसोम नाम की टर्म हमारे सामने आती है। कौन से नाम की टर्म आती है बच्चों, क्रोमोसोम नाम की टर्म आती है। तो ये जो क्रोमोसोम है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। क्या है ये, जेनेटिक 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 की स्पेलिंग सही लिखाओगे जरा बताओ तो मुझे पहले। जेनेटिक मटेरियल की स्पेलिंग सही लिखाओ क्या, मुझे ये बताओ। जेनेटिक स्पेलिंग की नहीं लिखाओ भाई मैंने। जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ क्रोमेटिन क्रोमेटिन फाइबर। किससे बना हुआ होता है, हमारा जो क्रोमोसोम है वो बना हुआ होता है क्रोमेटिन फाइबर से। विच, ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, विच इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये जो हमारा क्रोमेटिन फाइबर है वो बनता है हमारे डीएनए और प्रोटीन से। इतनी बात समझ में आ गई कि हम क्रोमोसोम को जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट है हमारा डीएनए, जो हमारे जीन्स को कैरी करता है। ठीक है, और जीन्स किसको कैरी करते हैं, हमारे कैरेक्टर्स को, यानी कि हमारे कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, राइट। और जो क्रोमोसोम है वो बनता है हमारे क्रोमेटिन से, और क्रोमेटिन बनता है हमारे डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए और प्रोटीन मिलकर एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। अब देखो, ये क्या हो गया, तुम्हारा डीएनए हो गया। क्या हो गया, ये तुम्हारा डीएनए हो गया। डीएनए और प्रोटीन क्या बोलते हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं, डीएनए और प्रोटीन मिलकर बनाते हैं तुम्हारा क्रोमेटिन। क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन बनाते हैं। और ये क्रोमेटिन जब मैं इसको क्या करता हूं, जब इस क्रोमेटिन को मैं क्या करता हूं, हाईली क्या करता हूं, हाईली कॉइल करता हूं। जब मैं इस क्रोमेटिन को हाईली कॉइल करता हूं तब मुझे मिलता है, हाईली कॉइल करता हूं तब मुझे मिलता है मेरा क्रोमोसोम। क्या मिलता है बच्चों, मुझे मिलता है मेरा क्रोमोसोम। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, डीएनए कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। डीएनए कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, राइट। डीएनए कुछ इस तरीके से दिखता है, प्रोटीन कुछ इस तरीके से दिखता है। फिर ये डीएनए और प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डीएनए और प्रोटीन मिलकर बनाते हैं क्रोमेटिन, जो कि क्या होता है, थिन होता है और थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, थिन और थ्रेड लाइक, थिन होता है और थ्रेड जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको अगर मैं क्या करूं, एकदम ज्यादा कॉइल कर दूं, यानी कि लपेटते जाओ लपेटते जाओ लपेटते जाओ, राउंड राउंड करके लपेटते जाओ, तो मुझे क्या मिलता है, मेरा क्रोमोसोम मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, क्रोमोसोम मिलता है। इतनी बात समझ में आ गई। क्रोमोसोम की स्पेलिंग भी गलत लिख दिया, देखो भला मैंने क्रोमोसोम की स्पेलिंग भी गलत लिख दिया। अब तुम मुझे बताते नहीं हो यार कमेंट में कि क्रोमोसोम की स्पेलिंग गलत लिख दी करके। ऐसा कुछ मिस्टेक निकालो कि मुझे भी लगे कि यार मैंने गलत कर दिया, राइट। ठीक है, देखो ये डीएनए और ये प्रोटीन मिलकर बनाते हैं तुम्हारा क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन को जब हम हाईली कॉइल करते हैं तब हमें मिलता है क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये क्रोमेटिन जो है वो तो ये जो हो गई, ये आपका हो गया डीएनए। ये क्या हो गया आपका, डीएनए हो गया। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा क्रोमेटिन बनाते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। यहां पर होते हैं प्रोटीन्स, यहां पर क्या होते हैं, आपके प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं, राइट। ये क्या हो गए, आपके प्रोटीन्स हो गए। ये क्या आगे होगा, आपके प्रोटीन्स हो गए, जिसको हम बोलते हैं डीएनए और प्रोटीन को मिलाकर बनता है क्रोमेटिन, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, और वो कैसा होता है, थिन होता है, पतला होता है, थ्रेड के जैसा होता है, धागे के जैसा होता है, जिसको अगर मैं एकदम ज्यादा कॉइल कर दूं, यानी कि लपेटते जाओ लपेटते जाओ लपेटते जाओ, तो मुझे क्या मिलेगा, क्रोमेटिन मिलेगा, क्रोमोसोम मिलेगा, राइट। तो ये हो गया धागा, ये क्या हो गया, मेरा धागा हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको क्या करता हूं, कॉइल करना स्टार्ट करता हूं। क्या करना स्टार्ट करता हूं, कॉइल करना स्टार्ट करता हूं। कुछ इस तरीके से कॉइल करना स्टार्ट करता हूं, तो मुझे क्या मिलता है, क्रोमोसोम मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, क्रोमोसोम मिलता है। क्या मिला मुझे, अभी ये क्रोमोसोम मिल गया। तो ये जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है। कैसा होता है,
अगर हम क्रोमेटिन को एकदम ज्यादा ही कॉइल कर दे, यानी कि क्या कर दे, कॉइल को मतलब लपेटना शुरू कर दे, तो हमें क्या मिलता है, क्रोमोसोम मिलता है जो कुछ इस तरीके से दिखता है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अब इसको लिख लो यार तुम पहले, तो सबसे पहली बात लिखो, लिख लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है हमारा क्या, अब हम पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम जो है वो क्या होता है। यानी कि क्रोमोसोम जो होता है हमने तो देख ही लिया कि क्रोमेटिन एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि क्रोमेटिन फाइबर से बनता है, और जो क्रोमेटिन फाइबर है वो हमारा डीएनए और प्रोटीन की मदद से बनता है। क्रोमेटिन डीएनए और प्रोटीन की मदद से हमारा बनता है क्रोमेटिन, और उसको मैं हाईली कॉइल करूं तो मुझे मिलता है मेरा क्रोमोसोम। इतनी बात समझ के सबके भेजे में फिट हो गई? ओके, अब देखो, अब सुनो, क्रोमोसोम जो होता है वो दो तरीके का होता है। कैसा होता है? दो तरीके का होता है। कैसा होता है? दो तरीके का होता है। अब वो कौन से टाइप्स का होता है, देखो सबसे पहले तो आप इसको लिख लियो, लिख लियो बच्चों, लिख लिया, लिख लिया सर। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आपको समझ में आ गया कि क्रोमोसोम क्या होता है। अब हम बताते हैं आपको कि क्रोमोसोम किन किन तरीकों का होता है, किन किन तरीकों का क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम होता है दो तरीके का बच्चों। कौन सा होता है? दो तरीके का। पहला होता है विथ सिस्टर क्रोमेटिड एंड सेकंड वन इज नॉन विथ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। यानी कि एक होता है सिस्टर क्रोमेटिड के साथ में, और एक होता है क्या बोल सकते हो, एक होता है एक क्रोमेटिड के साथ में, और दूसरा होता है दो क्रोमेटिड के साथ में। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो यहां पर मैं लिखता हूं, हमारा जो क्रोमोसोम है, हमारा जो क्रोमोसोम है वो क्या है, हमें दो तरीके का मिलता है। विथ विथ वन क्रोमेटिड, विथ वन क्रोमेटिड हमें मिलता है एक क्रोमेटिड के साथ में क्रोमोसोम, और दूसरा मिलता है हमें विथ टू क्रोमेटिड, विथ टू क्रोमेटिड। हमें दो तरीके के क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। पहला होता है ऐसा क्रोमोसोम जो एक क्रोमेटिड के साथ में होता है, और एक ऐसा क्रोमोसोम जो हमें मिलता है, देखने को मिलता है दो क्रोमेटिड के साथ में। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बताया जो क्रोमोसोम है वो कैसे बनता है, किससे बनता है भाई, क्रोमेटिन फाइबर से बनता है। और कैसे बनता है, जब मैं क्रोमेटिन फाइबर को क्या करता हूं, लपेटना शुरू करता हूं, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे क्या मिलता है, क्रोमोसोम मिलता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? वो कुछ इस तरीके से दिखता है, राइट। तो ये जो पार्ट है, ये जो आपका क्रोमोसोम मैंने बनाया हूं, इसका ये काम हो गया और ये काम हो गया, इसको मैं कहता हूं क्रोमेटिड। इसको मैं क्या कहता हूं, क्रोमेटिड। इसको मैं क्या कहता हूं, क्रोमेटिड। इतनी बात समझ में आ गई? ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका क्रोमोसोम का, उसको मैं कहता हूं क्रोमेटिड। और ये जो बीच में मैंने बनाया है, यानी कि जो क्रोमोसोम का सेंट्रल पार्ट है, उसको मैं क्या कहता हूं, सेंट्रोमियर कहता हूं। क्या कहता हूं, सेंट्रोमियर कहता हूं। इतनी बात समझ में आ गई? जो हमारा क्रोमोसोम है हम उसको दो तरीके से देख सकते हैं अपने सेल के अंदर। पहला ऐसा क्रोमोसोम जो एक सिस्टर क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड के साथ में होता है, और एक ऐसा क्रोमोसोम जो दो क्रोमेटिड के साथ में होता है। जो एक क्रोमेटिड के साथ में क्रोमोसोम दिखता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसको मैं लिखता हूं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम विथ विथ वन क्रोमेटिड। क्या बोला मैंने, विथ वन क्रोमेटिड। अब ये क्रोमेटिड क्या होता है उसको मैं आगे बताता हूं, बस ध्यान से सुनते रहो। सुनो, ये एक आर्म हो गया और ये काम हो गया, इन दोनों को मैं क्या कहता हूं, एक क्रोमेटिड कहता हूं। क्या कहता हूं, एक क्रोमेटिड कहता हूं। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अब देखो, जब सेल क्या होता है, सब जब सेल क्या होता है, डुप्लीकेट होना स्टार्ट होता है, यानी कि जब सेल डिवाइड करना चाहता है तो वो क्या करता है, अपने डीएनए कंटेंट को बढ़ाता है। क्या करता है, अपने अपने अंदर जो डीएनए कंटेंट है, यानी कि उसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है, उसको क्या करता है, वो बढ़ाता है। बढ़ाता है तो क्या होता है, बढ़ाता है तो क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम है वो कन्वर्ट हो जाता है दो क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, दो क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम में। क्या होगा, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है विथ वन सिस्टर क्रोमेटिड, या बोल सकते हो एक क्रोमेटिड के साथ में ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, अब इस क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए है। इस क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए है, क्योंकि ये डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है। अब जब मुझे सेल को क्या करना है, डुप्लीकेट करना है, यानी कि सेल को डिवाइड करना है, और दोनों सेल्स के अंदर क्या करना है, मुझे बराबर मात्रा में डीएनए को पहुंचाना है। यानी कि जो मेरे डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है वो दोनों सेल्स के अंदर जानी चाहिए, राइट। जो मेरे सेल के अंदर, ये देखो ये एक सेल हो गया, इसको मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ।
इसको मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, और इसके अंदर अभी प्रेजेंट है एक क्रोमोसोम। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या है, एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब अगर मुझे इस क्रोमोसोम को दोनों सेल्स के अंदर भेजना है, यानी कि एक सेल से, एक सेल क्या करेगा, डिवाइड होकर दो सेल्स बनाता है, ये सबको पता है। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है, एक सेल से दो सेल बनाना, राइट। तो अगर मुझे इस क्रोमोसोम को दोनों सेल्स के अंदर भेजना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्रोमोसोम को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, इसके क्रोमोसोम के नंबर्स को बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी मदद से मैं इसके अंदर भी एक क्रोमोसोम भेज पाऊँ, इसके अंदर भी एक क्रोमोसोम भेज पाऊँ, इसके अंदर भी एक क्रोमोसोम भेज पाऊँ, और इसके अंदर भी एक क्रोमोसोम भेज पाऊँ। और वो करने के लिए मुझे करना पड़ेगा डीएनए कंटेंट को डबल, यानी क्या करना पड़ेगा, डीएनए को करना पड़ेगा रेप्लिकेट, यानी कि जो मेरे क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। और वो कैसे बढ़ाऊंगा मैं, डीएनए को रेप्लिकेट करके। और जब मैं डीएनए को रेप्लिकेट करूंगा तो यहां पर क्या फॉर्म होगी, यहां पर दूसरी क्रोमेटिड फॉर्म होगी। क्या होगी, दूसरी क्रोमेटिड फॉर्म होगी, जिसको मैं कहता हूं सिस्टर क्रोमेटिड। जिसको मैं क्या कहता हूं, सिस्टर क्रोमेटिड। ये हो गई तुम्हारी एक क्रोमेटिड, ये पूरी की पूरी हो गई तुम्हारी एक क्रोमेटिड, ये पूरी की पूरी हो गई दूसरी क्रोमेटिड, और इन दोनों क्रोमेटिड्स को मैं क्या कहता हूं, सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहता हूं, सिस्टर क्रोमेटिड कहता हूं। इतनी बात समझ में आ गई। और ये हो गया तुम्हारा सेंट्रोमियर। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां पर मैं लिखता हूं, ये जो क्रोमोसोम मैंने बनाया है, ये जो मैंने क्रोमोसोम बनाया है वो है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम विथ टू क्रोमेटिड, यानी कि इसके अंदर कितने क्रोमेटिड प्रेजेंट है बच्चों, दो क्रोमेटिड प्रेजेंट है। अब तुम जब अपनी बुक को खोलोगे या फिर कहीं दूसरे लेक्चर से या फिर एनिमेटेड लेक्चर से पढ़ोगे, तब तुम क्या देखोगे, सेल के अंदर कुछ इस तरीके का डीएनए प्रेजेंट होता है, या फिर कई सारी वीडियोस में कुछ इस तरीके का क्या होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो जो इस तरीके का क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम विथ वन क्रोमेटिड, यानी कि ऐसा क्रोमोसोम जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमेटिड है। ये पूरी की पूरी हो गई तुम्हारी एक क्रोमेटिड, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूं क्रोमोसोम विथ वन क्रोमेटिड। और कुछ वीडियोस में तुमको मिलेंगे ऐसा क्रोमोसोम जिसको मैं बोलता हूं क्रोमोसोम विथ टू क्रोमेटिड्स, और इन दोनों क्रोमेटिड्स को मैं क्या कहता हूं, सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड क्यों कहा, ये क्या है, बहने बहने हैं। क्या है, बहने बहने हैं। ये क्रोमोसोम हो गया, और इसकी बहन मैंने बना दी ये, जिसकी किसकी वजह से हुआ, ये दोनों क्या हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड हो गए। अब ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, जब होता है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन जब होता है, डीएनए रेप्लिकेशन जब होता है हमारे सेल के अंदर, डीएनए रेप्लिकेशन जब होता है हमारे सेल के अंदर, तब ये यानी कि ये वाला क्रोमोसोम हमारे सेल के अंदर बनता है। कब बनता है, जब हमारे सेल के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तब हमारे सेल के अंदर ऐसा वाला क्रोमोसोम बनता है जिसको मैं बोलता हूं क्रोमोसोम विथ दो क्रोमेटिड, यानी कि टू क्रोमेटिड। ऐसा हमारे सेल के अंदर कब बनता है, डीएनए जब रेप्लिकेट होता है। इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। अब ये कैसा होता है, ध्यान से सुनना, हमारे अंदर डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां पर बताओ कि नेक्स्ट पेज पे बताओ, इसको पहले लिख लो यार तुम, फिर मैं तुमको अच्छी सी बड़ी सी डायग्राम बना के समझाता हूं। देखो, लिख लो पहले इसको, तुम लिख लिया, अब सुनो आगे। अभी तुमने देखा कि हमारे पास दो तरीके के क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं, दो तरीके के क्रोमोसोम होते हैं। पहला ऐसा क्रोमोसोम जिसके पास में एक क्रोमेटिड होती है, और दूसरा ऐसा क्रोमोसोम जिसके पास में दो क्रोमेटिड्स होती है, और उन दोनों क्रोमेटिड्स को मैं क्या कहता हूं, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहता हूं। इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनना, ये क्या है, तुम्हारा एक सेल प्रेजेंट है। क्या है, ये एक सेल है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये है तुम्हारा न्यूक्लियोलस, राइट। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना, इसके अंदर प्रेजेंट होगा प्रोटीन और डीएनए, और वो प्रोटीन और डीएनए मिलकर क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा। क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा, जो कुछ इस तरीके से दिखेगा। किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से दिखेगा। कब दिखेगा, व्हेन सेल, जब व्हेन सेल इज एट रेस्ट, या फिर बोल सकते हो, ऐसा बोल सकते हो, जब सेल डिवाइड नहीं करना चाहता, या फिर जब सेल रेस्ट पे होता है, तब न्यूक्लियस के अंदर कुछ इस तरीके का क्रोमोसोम हमें देखने को मिलता है।
जब सेल क्या करना चाहता है, डिवाइड करना चाहता है, या फिर अपने से दो सेल्स बनाना चाहता है, या फिर बोल सकते हो जब सेल सेल डिवीजन करना चाहता है, तब क्या होता है, ये जो सेल है, ये जो सेल है वो क्या होता है, ग्रो होता है, ग्रो होता है। और उस सेल के अंदर क्या होता है, उस सेल के अंदर क्या होता है, देखो ये एक सेल हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा, एक सेल हो गया। इसके अंदर क्या हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, क्या हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर हो गया न्यूक्लियोलस, क्या हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया। ठीक है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ये क्या है, एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है। ठीक है, किसके साथ में, विथ वन क्रोमेटिड, किसके साथ में, विथ वन क्रोमेटिड के साथ में है, क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड के साथ में हमारे पास एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है, विथ वन क्रोमेटिड। एक क्रोमेटिड के साथ में हमारे पास क्या है, एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है, किसके अंदर, जब सेल डिवाइड नहीं करती, या फिर बोल सकते हो जब सेल रेस्ट में होती है, तब हमारे अंदर जो क्रोमोसोम है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। जब हमारी सेल व्हेन सेल wants, जब सेल wants टू डिवाइड, यानी कि क्या होता है, जब सेल डिवाइड होने वाली होती है, जब सेल डिवाइड करना चाहती है, when cell divides, when cell want to divide to form new cell, यानी कि सेल क्या होती है, डिवाइड होती है, किस लिए होती है, दो नए सेल्स बनाने के लिए। जब सेल क्या होती है, डिवाइड होने वाली होती है, तब क्या होती है, वो क्या करती है, दो सेल्स के अंदर अपना बरोबर डीएनए कंटेंट या फिर जेनेटिक मटेरियल दो सेल्स के अंदर बरोबर मात्रा में भेजने के लिए क्या करती है, अपना डीएनए कंटेंट बढ़ाती है। तब क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम है वो क्या करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपने ही एक मिरर इमेज अपने साथ में बना लेती है, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, किसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम विथ टू क्रोमेटिड्स। यानी कि ये क्रोमेटिड हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा, एक क्रोमेटिड हो गया। अब ये जो क्रोमेटिड है वो अपनी ही एक कॉपी बना लेगा, यानी कि डीएनए को क्या कर लेगा, रेप्लिकेट कर लेगा। डीएनए को क्या करेगा, रेप्लिकेट कर देगा। क्या करेगा बच्चों, रेप्लिकेट कर देगा। और जब डीएनए जो है अपने आप को रेप्लिकेट कर देगा, डीएनए जो है अपने आप को रेप्लिकेट कर देगा, तो एक क्रोमेटिड से दूसरी क्रोमेटिड बनेगी। और इन दोनों क्रोमेटिड्स को मैं क्या कहता हूं बच्चों, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहता हूं, राइट। तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया तुम्हारा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम विथ टू क्रोमेटिड्स। क्या बोलता हूं, क्रोमोसोम विथ टू क्रोमेटिड। कब बनता है, जब डीएनए, कब बनता है, जब डीएनए रेप्लिकेट होता है, फॉर्म व्हेन डीएनए रेप्लिकेट। डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेट होता है, क्यों होता है, टू इंक्रीज डीएनए कंटेंट। यानी कि जो सेल के अंदर जो डीएनए कंटेंट प्रेजेंट है उसको बढ़ाने के लिए क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है, जिसकी वजह से हमारा एक क्रोमोसोम यानी कि एक क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम कन्वर्ट हो जाता है हमारे दो क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम के अंदर। अब इसके आगे क्या होता है, जब ये सेल क्या होता है, डिवाइड होता है, जब ये सेल क्या होता है, डिवाइड होता है, जब ये सेल क्या होता है, डिवाइड होता है, क्या होता है, डिवाइड होता है, तो क्या होता है, दो सेल्स फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं, दो सेल फॉर्म होते हैं, राइट। दो सेल फॉर्म होते हैं, जिनको मैं क्या कहता हूं, डॉटर सेल्स कहता हूं, जिनको मैं क्या कहता हूं, डॉटर सेल्स कहता हूं। जो सेल्स न्यू फॉर्म हुए हैं उनको मैं क्या कहता हूं, डॉटर सेल्स कहता हूं। अब ये जो डॉटर सेल्स है उसमें क्या होता है, ये वाला जो एक क्रोमेटिड है, ये क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम है वो बीच से टूट जाता है। क्या होता है, बीच से टूट जाता है। और क्या होता है, इसमें एक क्रोमोसोम का पार्ट चले जाता है, इसमें एक क्रोमोसोम का पार्ट चले जाता है, यानी कि दोनों सेल्स के अंदर जो दोनों नए सेल्स बने हैं उनके अंदर क्या चले जाता है, बरोबर मात्रा में क्या चले जाता है, बरोबर क्वांटिटी में डीएनए कंटेंट पहुंच जाता है विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम। इतनी बात समझ आ गई। विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, हमारे जो न्यू सेल्स फॉर्म हुए हैं जिनको मैं डॉटर सेल्स कहता हूं, उनके अंदर बरोबर क्या चले जाता है, डीएनए कंटेंट पहुंच जाता है। किसकी वजह से,
जो हमारा क्या है, क्रोमोसोम विथ टू क्रोमेटिड्स, यानी कि ऐसा क्रोमोसोम जिसके अंदर दो क्रोमेटिड्स है, वो क्या होता है, बीच से टूटकर दोनों सेल्स में बरोबर पहुंच जाता है। तो अब तुम कंपेयर करो, इसके अंदर भी क्रोमोसोम विथ वन क्रोमेटिड प्रेजेंट है, इसके अंदर भी ऐसा क्रोमोसोम प्रेजेंट है जो कि एक क्रोमेटिड के साथ में है, और ये दो जो डॉटर सेल्स है उनके अंदर भी ऐसा क्रोमोसोम प्रेजेंट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमेटिड प्रेजेंट है। यानी कि इसी सेल ने क्या किया, ग्रो होकर अपनी क्रोमेटिड की डुप्लीकेट कॉपी बनाया, जिसको मैं कहता हूं क्रोमोसोम विद टू क्रोमेटिड्स। क्यों बनाया, डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए, यानी कि डीएनए कंटेंट को बढ़ाया। क्यों बढ़ाया, दोनों सेल्स के अंदर उसे क्या करना था, अपना डीएनए कंटेंट बरोबर मात्रा में पहुंचाना था, जिसकी वजह से क्या होगा, जब ये सेल्स ग्रो करेंगे तब और नए सेल्स बनेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि जो इंफॉर्मेशन इस सेल में है वही इंफॉर्मेशन मुझे इन दो सेल्स में पहुंचानी थी, इसलिए मैंने अपना डीएनए कंटेंट को बढ़ाया, और डीएनए कंटेंट बढ़ाने की वजह से मेरे क्रोमोसोम ने अपनी ही एक कॉपी बना ली अपने साथ में। और जब उसने अपनी ही कॉपी अपने साथ में बना ली तो उसने क्या हुआ, जब वो डिवाइड हो रहा था तब उसने अपने आप को बीच में से तोड़ लिया। किसने, क्रोमोसोम को अपने आप को बीच में से तोड़ दिया और दो क्रोमेटिड्स यानी कि दो क्रोमोसोम में टूट गया, और वो दो क्रोमोसोम्स दो नए सेल्स में पहुंच गए। इतनी बात समझ में आ गई कि हमारा क्रोमोसोम जो है वो एक क्रोमेटिड से दो क्रोमेटिड में क्यों कन्वर्ट होता है। इतनी बात समझ में आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो एक क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम है वो दो क्रोमेटिड वाले क्या होता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट क्यों होता है। इतनी बात समझ में आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। समझ गया ना बच्चों, नहीं समझा हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, इसके लिए मैं अलग सा पार्ट काट के तुमको समझा दूंगा। थक गया था भाई, पानी तो पीना जरूरी है। अब बढ़ते हैं आगे, इसको लिख लो, पहले तो लिख लिया, ओके। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो, तुमने देख लिया कि हमारे जो सेल है उसके अंदर दो तरीके के क्रोमोसोम हमें मिल सकते हैं। जब हमारा सेल डिवाइड नहीं करना चाहता या फिर जब हमारा सेल रेस्ट में होता है, तब हमारे सेल के अंदर ऐसा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमेटिड होती है, ठीक है। और जब हमारा सेल डिवाइड करना चाहता है तब उसके अंदर क्या होता है, वो जो एक क्रोमेटिड वाला क्या है, क्रोमोसोम है, वो कन्वर्ट हो जाता है दो क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम में। क्या कन्वर्ट हो जाता है, दो क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम में। तो यहां पर मैं लिखता हूं, अभी हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम। क्या बोलता हूं मैं, पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम। अब हम करेंगे क्रोमोसोम के पार्ट्स का नामकरण। तो देखो, सॉरी, ये हो गया तुम्हारा एक क्रोमोसोम, ये क्या हो गया, तुम्हारा एक क्रोमोसोम हो गया, ये क्या हो गया, तुम्हारा एक क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। जिसके बीच में, जिसका जो सेंट्रल पार्ट होता है, क्रोमोसोम के सेंट्रल पार्ट को मैं क्या कहता हूं, सेंट्रोमियर कहता हूं। क्या कहता हूं, सेंट्रोमियर कहता हूं। इतनी बात समझ में आ गई। क्रोमोसोम के सेंट्रल पार्ट को मैं क्या कहता हूं, सेंट्रोमियर कहता हूं, ठीक है। तो ये तो हो गया क्रोमोसोम विथ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, यानी कि क्रोमोसोम विथ टू क्रोमेटिड्स। और अब मैं बनाता हूं क्रोमोसोम विथ वन क्रोमेटिड। क्रोमोसोम विथ वन क्रोमेटिड वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। जिसके अंदर ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा एक क्रोमोसोम। इसके सेंट्रल पार्ट को भी मैं क्या कहता हूं, सेंट्रोमियर कहता हूं। यानी कि ये क्रोमोसोम ही है, ये दोनों क्या है, क्रोमोसोम ही है। बट इतनी सी बात है कि ये विथ वन क्रोमेटिड है, और ये है विथ टू क्रोमेटिड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि ये जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम है विथ टू क्रोमेटिड, और ये जो क्रोमोसोम है वो है विथ वन क्रोमेटिड। अब इसमें से क्रोमेटिड कौन सी है, ये क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिड कौन सी है, ये पूरी की पूरी, ये जो पूरी की पूरी है वो है तुम्हारी क्रोमेटिड। वो क्या है, तुम्हारी पूरी की पूरी क्रोमेटिड है, पूरी की पूरी क्या है, क्रोमेटिड है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब ध्यान से देखना, अब तुम्हें बताता हूं इसके अंदर दो क्रोमेटिड कौन सी है।
ये हो गई तुम्हारी एक क्रोमेटिड, क्या हो गई, ये हो गई तुम्हारी एक क्रोमेटिड, क्या हो गई, ये तुम्हारी एक क्रोमेटिड। फिर इस क्रोमेटिड ने क्या किया, अपनी एक डुप्लीकेट कॉपी बना ली, यानी कि एक मिरर इमेज बना ली अपने साथ में ही, जो कि कुछ इस तरीके से दिख रही थी। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी दूसरी क्रोमेटिड, क्या हो गई, ये तुम्हारी दूसरी क्रोमेटिड हो गई। तो ये हो गई तुम्हारी पहली क्रोमेटिड और हो गई दूसरी क्रोमेटिड। और इन दोनों क्रोमेटिड्स को मैं साथ में क्या कहता हूं, सिस्टर क्रोमेटिड। इन दोनों क्रोमेटिड्स को मैं क्या कहता हूं, सिस्टर क्रोमेटिड। इतनी बात समझ में आ गई, क्या कहता हूं, इन दोनों क्रोमेटिड्स को मैं कहता हूं सिस्टर क्रोमेटिड्स। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इस बार अभी आपने बेसिक्स को पढ़ लिया तो पढ़ लिया, इसके बाद में जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तब आपको बेसिक्स पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा बच्चों, बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा स्टडी स्टफ हो जाती है। तो क्या होता है, आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हो, आप डिमोटिवेट हो जाते हो, आपके दिमाग में यह क्लिक ही नहीं होता कि मुझे वापस से तैयारी करनी चाहिए, मुझे वापस से बेसिक्स पढ़ के अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करके अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना चाहिए, ये दिमाग में आता ही नहीं। इसलिए मैं आपको अभी से ही बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करवा देना चाहता हूँ कि ये हो गई तुम्हारी एक क्रोमेटिड, ये हो गई तुम्हारी दूसरी क्रोमेटिड, और इन दोनों को मैं कहना चाहता हूँ सिस्टर क्रोमेटिड। इन दोनों को मैं क्या कहता हूँ, सिस्टर क्रोमेटिड कहता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड्स, और ये हो गया तुम्हारा क्रोमोसोम विद 1 क्रोमेटिड, जिसके अंदर पूरी की पूरी एक क्रोमेटिड प्रेजेंट है, जो कि कुछ ऐसे दिखती है। और ये हो गया तुम्हारा क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड, जिसके अंदर कुछ इस तरीके की एक क्रोमेटिड होती है और कुछ इस तरीके की दूसरी क्रोमेटिड होती है। और इन दोनों को हम सिस्टर क्रोमेटिड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वाली क्रोमेटिड की कॉपी है ये वाली क्रोमेटिड, इसलिए हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। इन दोनों क्रोमेटिड्स को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दोनों की मदर, इन दोनों की मदर क्या है, एक ही है। इन दोनों की मदर क्या है, एक ही है। तुम सेंट्रोमियर को क्या समझो, मदर समझो, और इन दोनों को क्या समझो, बच्चे समझो। क्या समझो, इन दोनों को समझो बच्चे। तो इन दोनों की माँ क्या है, सेंट्रोमियर है, ठीक है, और इन दोनों की माँ क्या है, सेंट्रोमियर है। तो ये क्या हो गई, ये दोनों क्या हो गई, बहनें हो गई। इसलिए मैं क्या कहता हूं, ये दोनों जो क्रोमेटिड है वो क्या है, बहनें हैं, और इनको मैं कहता हूं सिस्टर क्रोमेटिड। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। ये कब फॉर्म होता है, सिस्टर क्रोमेटिड कब फॉर्म, मतलब क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड कब फॉर्म होता है, फॉर्म व्हेन सेल वांट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड करना चाहती है, टू फॉर्म न्यू सेल्स, क्या करना चाहती है, जब सेल क्या होना चाहती है, डिवाइड होना चाहती है, किसके लिए, न्यू सेल्स बनाने के लिए, टू फॉर्म न्यू सेल्स। और ये क्रोमेटिड कब प्रेजेंट होती है, ये क्रोमेटिड कब प्रेजेंट होती है, व्हेन सेल इज एट रेस्ट, यानी कि सेल जब डिवाइड नहीं करना चाहता तब हमारा सेल के अंदर कुछ इस तरीके का क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। और जब हमारा सेल डिवाइड करना चाहता है नए सेल्स बनाने के लिए, तब हमारे सेल के अंदर कुछ इस तरीके का क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। इतनी बात समझना कि क्यों होता है, क्योंकि हमारे सेल को क्या करना होता है, बरोबर मात्रा में दोनों सेल्स के अंदर, जो दोनों सेल्स बनेंगे उनके अंदर क्या करना होता है, बरोबर तरीके से डीएनए कंटेंट पहुंचाना होता है। और डीएनए कंटेंट किसकी वजह से पहुंचेगा, क्रोमोसोम की वजह से पहुंचेगा। और क्रोमोसोम अपने अंदर डीएनए कंटेंट कैसे बढ़ाएगा, अपने क्रोमेटिड्स को बढ़ाकर, अपने क्रोमेटिड्स को बढ़ाकर। और वो कैसे बढ़ाएगा, अपने क्रोमेटिड की कॉपी बनाएगा और बीच से फटकर दो अलग अलग सेल्स में बरोबर मात्रा में पहुंच जाएगा। यानी कि एक सेल, पहले सेल के अंदर भी क्या होगा, एक क्रोमोसोम होगा, दूसरे सेल के अंदर भी एक क्रोमोसोम होगा। जो सेल के अंदर, जो पहले सेल के अंदर डीएनए कंटेंट है, वही दूसरे सेल के अंदर भी डीएनए कंटेंट होना चाहिए। इसलिए हमारा जो क्रोमोसोम होता है वो अपनी क्रोमेटिड्स को डबल करता है और बनाता है सिस्टर क्रोमेटिड। अब इससे ज्यादा आपको समझने के लिए कुछ भी नहीं बचा क्रोमोसोम के अंदर, ओके। अब आपको समझ गया जो क्रोमोसोम होता है। एक सेकंड यार, माइक हिल गया, तुम्हारा कैमरा भी हिल गया और बॉटल भी हिल गई। इसको लिख लो, इसको क्या करो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, फटाफट लिख लो। अब देखो बच्चों, अभी तो हमने पढ़ा कि जो क्रोमोसोम होता है वो दो तरीके का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम विद 1 क्रोमेटिड एंड क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड। ऐसे दो तरीके के हमारे पास में क्रोमोसोम होते हैं, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है और कुछ दूसरे का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है। अब हम और एक टर्म आती है हमारे सामने, हमारे जब हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं तब हमारे सामने और एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम।
क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, होमोलोगस लोगस क्रोमोसोम। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, ध्यान से सुनना, ये होते हैं पेयर ऑफ क्रोमोसोम which is similar in size, shape and gene position। ऐसे क्रोमोसोम्स जो सिमिलर है किसमें, शेप में, साइज में, और उनके अंदर जो जीन की पोजीशन है वो भी क्या है, सेम है। ऐसे पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां पर मैं बना लेता हूं दो क्रोमोसोम्स। क्या बना लेता हूं, दो क्रोमोसोम्स बना देता हूं, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से मैं बना लेता हूं अपने पास में दो क्रोमोसोम। क्या बना लेता हूं, दो क्रोमोसोम बना लेता हूं। ठीक है, ये भी हो गया तुम्हारा एक क्रोमोसोम, ये हो गया तुम्हारा दूसरा क्रोमोसोम। ठीक है, ये दो हो गए तुम्हारे क्रोमोसोम। ये हो गया तुम्हारा क्रोमोसोम ए, यहां पर मैं लिख देता हूं क्रोमोसोम ए, और ये हो गया तुम्हारा क्रोमोसोम बी, ये हो गया तुम्हारा क्रोमोसोम बी। इतनी बात समझ में आ गई। ये हो गया तुम्हारा क्रोमोसोम ए और ये हो गया तुम्हारा क्रोमोसोम बी। अब देखो, मैंने जैसे कि कहा तुम्हें, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम जिनका साइज, शेप और जीन पोजीशन सेम होती है। तो अब देखो, इन दोनों का साइज क्या है, सेम है। इन दोनों का साइज क्या है, साइज जो है वो सेम है, और शेप भी जो है वो क्या है, सेम है। क्रोमोसोम ए और क्रोमोसोम बी का शेप और साइज क्या है, सेम है। अब आती है बारी जीन पोजीशन की। क्या आती है, जीन पोजीशन की। फॉर एग्जांपल ले लो, ये हो गया तुम्हारा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन होता है। ठीक है, तो जीन होने के कारण क्या होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है। तो डीएनए किसके अंदर होता है, क्रोमोसोम के अंदर होता है। तो क्रोमोसोम के अंदर भी क्या होगा, जीन होगा। तो देखो, ये जो पार्ट है तुम्हारे क्रोमोसोम का, वहां पर समझ लो क्या है, जीन, ए जीन है। क्या है तुम्हारा यहाँ पर, ए जीन है। ए जीन है, यानी कि ए जीन जो है वो है तुम्हारा, फॉर एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, जो ए जीन है वो है तुम्हारा हेयर का जीन। ये क्या है, हेयर कलर का जीन है। क्या का है, हेयर कलर का जीन है। ठीक है, ये क्या है, तुम्हारे हेयर कलर का जीन है। किसके अंदर, क्रोमोसोम ए के अंदर। यहां पर अपर पार्ट में क्या है, तुम्हारा जीन ए प्रेजेंट है, जो कि जीन है हेयर कलर का। उसी तरीके से जो क्रोमोसोम बी है, उसी पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे यहां पर जीन ए है, उसी पोजीशन पे क्रोमोसोम बी के अंदर भी यहां पर जीन ए होगा। क्या होगा, ए जीन प्रेजेंट होगा। क्या होगा, ए जीन प्रेजेंट होगा, जो कि ए जीन प्रेजेंट होगा, जो कि तुम्हारे हेयर कलर का ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहां पर अगर हेयर कलर का है तो यहां पर क्या होगा, स्किन कलर का होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो कलर, यानी कि जो कैरेक्टर यहां पर प्रेजेंट है, वही कैरेक्टर यहां पर प्रेजेंट है। जिस कैरेक्टर का जीन यहां पर प्रेजेंट होगा, उसी कैरेक्टर का जीन यहां पर भी प्रेजेंट होगा। और एक दूसरा एग्जांपल से ले लेते हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देखो, ये एक पार्ट ले लो, यहां पर समझ लो, सपोज बी जीन है। क्या है, बी जीन है, जो कि किसके लिए है, बी जीन है, जो कि है तुम्हारे किसके लिए, हाइट के लिए ले लो, तुम्हारी हाइट के लिए है। ठीक है, हाइट का जीन है। यहां पर क्या है, बी जीन जो है वो हाइट का जीन है। ठीक है, अगर क्रोमोसोम ए के अंदर क्या है, यहां पर नीचे वाले पार्ट में बी जीन है, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, बी जीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी जीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी जीन होना चाहिए। तभी क्या होगा, जो तुम्हारे क्रोमोसोम्स है, जो तुम्हारे क्रोमोसोम ए है और क्रोमोसोम बी है, उनकी पेयर को मैं क्या कहूंगा, होमोलोगस क्रोमोसोम कहूंगा। अब समझ में आया, फील आ गया कि क्रोमोसोम मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब क्या होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम, ऐसे क्रोमोसोम्स की पेयर जो शेप, साइज और जीन के पोजीशन में क्या होती है, सेम होती है। अगर क्रोमोसोम ए के अंदर यहां पर हाइट का जीन है तो यहां पर भी होगा, यहां पर हेयर का जीन है तो यहां पर भी हेयर का ही जीन होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये होते हैं आपके होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्या होते हैं, तुम्हारे
होमोलोगस क्रोमोसोम। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? ओके, इसको लिख लो। लिख लिया? अब होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो भी दो तरीके का होता है। अब होमोलोगस क्रोमोसोम दो तरीके कैसा होगा? सिंपल सी बात है, क्रोमोसोम विथ वन क्रोमेटिड और क्रोमोसोम विथ टू क्रोमेटिड। कैसा होगा देखो, कैसा होगा देखो यहां पर ध्यान से, देखो यहां से ध्यान से। होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो दो तरीके का हो सकता है। क्रोमोसोम जो है वो दो तरीके का हो सकता है, सिंपल सी बात है, ये तो हमें पहले ही पता है। पहला क्रोमोसोम होगा विथ वन क्रोमेटिड, विथ वन क्रोमेटिड, विथ वन क्रोमेटिड, और दूसरा होगा विथ टू क्रोमेटिड, विथ टू क्रोमेटिड, विथ टू क्रोमेटिड। या फिर मैं बोल सकता हूँ क्रोमोसोम विथ सिस्टर क्रोमेटिड्स, राइट। तो ये जो क्रोमेटिड विथ वन क्रोमेटिड, क्रोमोसोम विथ वन क्रोमेटिड होगा, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम विथ वन क्रोमेटिड कैसा दिखेगा? ये हो गया तुम्हारा सेल। क्या हो गया? ये तो हो गया तुम्हारा सेल। तो इसके अंदर क्रोमोसोम कैसे दिखेगा? कैसे दिखेगा बच्चों? देखो, ये हो गया तुम्हारा क्रोमोसोम ए, ये हो गया तुम्हारा क्रोमोसोम ए, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्रोमोसोम ए, और यहां पर मैं साथ में बना देता हूं क्रोमोसोम बी। ये क्या हो गया तुम्हारा? क्रोमोसोम बी हो गया। क्या होगा? ये तुम्हारा क्रोमोसोम बी हो गया, जो कि शेप और साइज में सेम है, ठीक है। इसके अंदर जीन्स की पोजीशन भी सेम है, इसलिए मैं जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है उनको क्या कह रहा हूं? होमोलोगस क्रोमोसोम विथ वन क्रोमेटिड। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इन क्रोमोसोम्स की एक ही क्रोमेटिड है। अब बात करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम विथ टू क्रोमेटिड्स। होमोलोगस क्रोमोसोम विथ टू क्रोमेटिड्स कैसे दिखेंगे? ये हो गया तुम्हारा सेल। क्या होगा? ये तुम्हारा सेल हो गया, ठीक है। सेल के अंदर होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होगा तुम्हारा होमोलोगस क्रोमोसोम। कैसा होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा। किस तरीके से दिखेगा सर? कुछ इस तरीके से दिखेगा। कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक सेकेंड ना, वन सेकेंड, ठीक है। कुछ इस तरीके से तुम्हारा होमोलोगस क्रोमोसोम विथ टू क्रोमेटिड्स ऐसा दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि ये क्या है? तुम्हारे जीन शेप और साइज में, जीन की पोजीशन, शेप और साइज में दोनों में क्या है? सिमिलर है। यहाँ पर जो जीन होगा वहां पर भी, यानी कि क्रोमोसोम बी के अंदर भी सेम जीन होगा, यहाँ पर जो जीन होगा यहाँ पर भी वही जीन होगा, राइट। इसलिए मैं कह रहा हूं ये जो दोनों क्रोमोसोम हैं वो क्या है? मेरे होमोलोगस क्रोमोसोम है। बस बात इतनी चेंज हो गई है, इसके अंदर एक क्रोमेटिड है, इसलिए मैं कहता हूं होमोलोगस क्रोमोसोम विद वन क्रोमेटिड, और इसके अंदर दो क्रोमेटिड्स है, यानी कि सिस्टर क्रोमेटिड्स है, इसलिए मैं क्या कहता हूं? होमोलोगस क्रोमोसोम विद टू क्रोमेटिड्स। ऐसे दो तरीके के हमारे सेल के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। ये कब होता है? ये कब होगा भाई बताओ जरा? क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड के साथ में कब होगा? जब सेल क्या होगा? व्हेन सेल इज एट रेस्ट। क्या होगा? व्हेन सेल इज एट रेस्ट। जब सेल रेस्ट में होगी, सेल जब डिवाइड नहीं कर रही होगी, तब हमारे सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होगा वो क्या होगा? एक क्रोमेटिड के साथ में होगा। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। उसी तरीके से जब हमारा सेल डिवाइड करना चाहेगा तब वो क्या करेगा? अपना डीएनए कंटेंट बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? डीएनए रेप्लिकेट करके। और जब डीएनए रेप्लिकेट होना चाहेगा, डीएनए किसके अंदर होता है? तुम्हारे क्रोमोसोम के अंदर होता है। और उसको बढ़ाने के लिए क्या करता है तुम्हारा क्रोमोसोम? अपने ही क्रोमेटिड की कॉपी बना लेता है अपने साथ में, और उन दोनों क्रोमेटिड्स को हम क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। इसीलिए ये कब होगा? व्हेन सेल वांट टू डिवाइड। जब सेल डिवाइड होना चाहेगा तब हमारे सेल के अंदर ऐसे क्रोमोसोम्स, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम विथ टू क्रोमेटिड्स दिखेंगे। और जब सेल रेस्ट में होगा तब हमारे सेल के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम विथ वन क्रोमेटिड दिखेंगे। समझ में आ गया? बस बात इतनी ध्यान में रखना, जब सेल, इसमें सिर्फ की पॉइंट ये है, तुम्हें अब तो इतना समझ गए हो, कंफ्यूजन हो रहा भी होगा, ध्यान से सुनना। एक ही बात में, एक ही लाइन में निपटा देता हूं। एक ही लाइन में इतने बड़े कॉन्सेप्ट को आराम से चिल्लर की तरह निपटा दो। देखो, जब तुम्हारा सेल डिवाइड नहीं करना चाहेगा, जब तुम्हारा सेल रेस्ट में होगा, जब तुम्हारा सेल डिवाइड नहीं कर रहा होगा, तब जो तुम्हारा क्रोमोसोम है वो एक क्रोमेटिड के साथ में रहेगा, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा। और जब तुम्हारा सेल डिवाइड कर रहा होगा तब तुम्हारा जो सेल है उसके अंदर कुछ इस तरीके का क्रोमोसोम दिखेगा, यानी कि एक क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम अपनी ही
एक सिस्टर क्रोमेटिड बनाएगा, जिसको हम कहते हैं क्या, क्रोमोसोम विथ 2 क्रोमेटिड्स। और ऐसे 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट हो गए तुम्हारे सेल के अंदर, यानी कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर, जिसको मैं कहूंगा होमोलोगस क्रोमोसोम। और होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम की पेयर जो शेप, साइज और जीन पोजीशन में सेम होते हैं। ये हो गया तुम्हारा होमोलोगस क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट खत्म। बोलो स्वाहा, कमेंट में लिख दो स्वाहा। समझ में आ गया, ये होगा तुम्हारा पूरा 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 बेसिक कंप्लीट। इसको तुम क्या करो, अभी अच्छे तरीके से लिख लो और एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। लिख लो भाई बच्चे मेरे। तो बच्चा पार्टी आप सभी ने लिख लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल का। ठीक है, अगर आपको माइटोसिस और मियोसिस में मास्टरी करनी है तो अभी तक तो हमने क्या देखा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस और न्यूक्लिया में डिफरेंस देखा। उसके बाद हमने देखा क्रोमोसोम क्या होता है, फिर उसके बाद देखा हमने होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। अब सुनो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल क्या होता है, क्योंकि बच्चों में एक जबरदस्त कंफ्यूजन होती है। वो क्या होती है, क्या होती है बच्चों, हैप्लॉइड सेल कौन था और डिप्लॉइड सेल कौन था, उनको तो ये समझ में ही नहीं आता। कई बार क्या हुआ, मैं जब पढ़ता था, जब मैं तुम्हारी एज का था, तब मेरे साथ क्या होता था, मेरे टीचर ने मुझे बताया ही नहीं कि हैप्लॉइड सेल क्या होता है और डिप्लॉइड सेल क्या होता है। तो फिर मैं क्या हुआ, प्रिपरेशन यानी कि टेस्ट पेपर होते हैं तुम्हारे, जैसे कि क्या होते हैं, प्रीलिम्स होते हैं राइट। तो प्रीलिम्स में मैंने एक पेपर दिया। अब पेपर तो दे दिया भाई, मुझे लगा मुझे आउट ऑफ द आएंगे, मैं यहाँ मार रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ में डींगे। नहीं भाई, अब मेरा बिल्कुल पेपर आउट ऑफ हो गया है, मेरा पेपर, मैं आउट ऑफ पेपर लिख के आया हूँ प्रीलिम्स में। बम ठा के मार दिया, पूरी क्लास में पता चल गया इस लड़के ने क्या किया, आउट ऑफ पेपर लिख के आ गया, यानी कि आउट ऑफ मार्क्स का पेपर लिख के आ गया। अब जब रिजल्ट आया तब क्या हुआ, जो मैंने लिखा था वो का पूरा रॉन्ग हो गया। वो भी एक मिसकंसेप्शन की वजह से, हेप्लॉइड और डिप्लॉइड के मिसकंसेप्शन की वजह से। जहां पर मुझे हेप्लॉइड लिखना था वहां पर मैंने डिप्लॉइड लिख दिया, और डिप्लॉइड जहां लिखना था वहां पर मैंने हेप्लॉइड लिख दिया। और ऐसी कंफ्यूजन आपके साथ में ना हो और आपके साथ दोस्तों के सामने आपकी बेइज्जती ना हो, इस चीज से बचने के लिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना एक नया कॉन्सेप्ट, जो कि है हेप्लॉइड और डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट। क्या बोला मैंने, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड और एंड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल किसे कहते हैं, अब हम जानने जा रहे हैं। डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड की स्पेलिंग बताओ यार पहले तो। डिप्लॉइड, डिप्लॉइड सेल क्या होता है अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे माइटोसिस और मियोसिस के लिए नंबर 1 कॉन्सेप्ट है, जिसको हमें पढ़ना जरूरी ही है। अगर हम हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल नहीं समझेंगे तो हमारे को मियोसिस और मियोसिस पढ़ने में क्या होगी, दिक्कत होगी। अब ध्यान सुनना, हैप्लॉइड सेल क्या होता है। सबसे पहली बात तो हैप्लॉइड सेल क्या होता है, क्या होता है हैप्लॉइड सेल, जरा बताओ तो, अगर तुम्हें पता हो तो। पहली बात, हैप्लॉइड सेल क्या होता है। हैप्लॉइड सेल क्या होता है, ऐसा सेल, ऐसा सेल जो प्रेजेंट है, जिसके अंदर सेल विथ 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि ऐसा सेल जिसके अंदर एक ही सेट है क्रोमोसोम का। क्या है, ऐसा सेल जिसके अंदर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ऐसे सेल को हम कहते हैं हैप्लॉइड सेल, यानी कि सेल विथ 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड सेल कहते हैं। अब अगर तुम मेरे नजरिए से लिखोगे और वीक स्टूडेंट होगे, या फिर कितने भी धुरंधर स्टूडेंट क्यों ना हो, तो तुम्हें ये समझ में ही नहीं आएगा, ये तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि मैंने लिखा क्या है। सेल विथ 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम का मतलब है ओनली, ओनली सेल विथ, सेल विथ ओनली 1 क्रोमोसोम, सेल विथ ओनली 1 क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप, यानी कि हमारे सेल के अंदर क्या होते हैं, 2 तरीके के क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं, 2 तरीके के क्रोमोसोम होते हैं राइट, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। मैंने जैसे कि तुम्हें बताया, क्रोमोसोम सेल न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, 2 क्रोमोसोम होते हैं, जिनको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रोमोसोम होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। ईच टाइप,
राइट। हमारे सेल के अंदर क्या होते हैं, दो क्रोमोसोम होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, हैप्लॉइड सेल होता क्या है। ये हो गया तुम्हारा एक सेल, क्या हो गया, ये सेल हो गया, उसके अंदर मैंने बना दिया तुम्हारा न्यूक्लियस। क्या बना दिया, न्यूक्लियस। इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं भाई, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं जिससे कि आपको भी डायग्राम बनाने में, जब आप अपनी बुक में बनाओ तो आपको भी कोई दिक्कत ना आए। तो ये हो गया तुम्हारा सेल, क्या हो गया तुम्हारा, सेल हो गया। सेल के अंदर मैं बना लेता हूं अपना न्यूक्लियस। क्या बना लेता हूं, अपना न्यूक्लियस बना लेता हूं। सेल के अंदर मैंने बना लिया न्यूक्लियस। ठीक है। अब मेरे सेल के अंदर, मेरे सेल के अंदर दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है। कौन से हैं, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ए, और प्रेजेंट है क्रोमोसोम बी, जो कि है होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, जो कि क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि ये जो मेरा सेल है उसके अंदर क्रोमोसोम ए और क्रोमोसोम बी प्रेजेंट है, जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब ध्यान से सुनना, हैप्लॉइड सेल क्या होता है, ऐसा सेल जिसके अंदर सिर्फ एक क्रोमोसोम है हर एक टाइप का, यानी कि क्रोमोसोम ए और क्रोमोसोम बी क्या होंगे, एक एक ही प्रेजेंट होंगे। यानी कि ये हो गया तुम्हारा क्रोमोसोम ए। क्या हो गया, ये तुम्हारा क्रोमोसोम ए। क्या हो गया तुम्हारा, ये क्रोमोसोम ए जो मैं अभी बना रहा हूं, ये हो गया तुम्हारा क्रोमोसोम ए। क्या हो गया तुम्हारा, क्रोमोसोम ए। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा क्रोमोसोम बी। ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा क्रोमोसोम बी। ठीक है, अब देखना ध्यान से, क्रोमोसोम ए क्या है, एक ही है, और क्रोमोसोम बी जो है वो भी क्या है, एक ही है मेरे सेल के अंदर। तो ये क्या हो गया, हैप्लॉइड सेल हो गया। क्या हो गया, हैप्लॉइड सेल हो गया, क्योंकि मेरे जो सेल है, यानी कि ये जो मेरा सेल है उसके अंदर क्या है, एक ही तरीके का, यानी कि एक ही सेल है हर एक टाइप का, यानी कि एक ही सेल है, क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम है मेरे सेल के अंदर, क्रोमोसोम ए का और क्रोमोसोम बी का। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा सेल जिसके अंदर एक ही क्रोमोसोम होगा हर एक टाइप का, यानी कि मेरे सेल के अंदर क्रोमोसोम ए और क्रोमोसोम बी का जो क्रोमोसोम होगा वो होगा एक, यानी कि क्रोमोसोम ए की कॉपी मेरे पास एक होगी मेरे सेल के अंदर, और क्रोमोसोम बी की कॉपी भी मेरे पास एक ही होगी। इसलिए मैं क्या कहता हूं, हैप्लॉइड सेल कहता हूं। किसको, ऐसे सेल को जिसके अंदर एक ही सेल होगा हर एक टाइप का। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको कंफ्यूजन के नजरिए से मत देखना बच्चों। अगर तुमने इसमें कंफ्यूजन लाई, अगर तुमने इसमें कंफ्यूजन लाई, तो मैं जो तुम्हें इतना 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं उसका कोई मतलब नहीं निकलता। और अगर तुम्हें ये अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है, हैप्लॉइड सेल क्या होता है, ऐसा सेल जिसके अंदर एक ही सेल क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा हर एक टाइप का। ठीक है, अब मेरे पास दो क्रोमोसोम्स है, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। कौन से टाइप के, क्रोमोसोम ए टाइप है और मेरे पास क्रोमोसोम बी टाइप है। अब वो दो क्रोमोसोम के एक एक क्रोमोसोम प्रेजेंट हो गए मेरे सेल के अंदर। ये हो गया क्रोमोसोम ए, ये हो गया तुम्हारा क्रोमोसोम ए, और ये हो गया क्रोमोसोम बी। ये क्या होगा तुम्हारा, क्रोमोसोम ए, और ये हो गया तुम्हारा क्रोमोसोम बी। ये हो गया तुम्हारा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ए टाइप, और ये हो गया तुम्हारा क्रोमोसोम बी टाइप, क्रोमोसोम बी टाइप। ठीक है, क्या होगा, ये तुम्हारा हो गया क्रोमोसोम बी टाइप। अब इन दोनों की, ये दोनों कितने कितने प्रेजेंट है मेरे सेल के अंदर, मेरे सेल जो है, ये जो मैंने सेल बनाया हो उसके अंदर कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है, क्रोमोसोम बी का एक टाइप प्रेजेंट है। राइट, क्या है, क्रोमोसोम बी ए टाइप का मेरे पास एक क्रोमोसोम है। क्या है, मेरे पास एक क्रोमोसोम है। ठीक है, और क्रोमोसोम बी टाइप का मेरे पास क्या है, एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है। ठीक है, इसीलिए जो मेरा सेल है उसको मैं क्या कह रहा हूं, हैप्लॉइड सेल कह रहा हूं। और इसको मैं लिखता हूं कैसे, एन से। एन क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एन मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो हैप्लॉइड को मैं लिखता हूं एक एक कॉपी प्रेजेंट है, 1n लिखता हूं। क्या लिखता हूं, 1n लिखता हूं। n का मतलब क्या हो गया, क्रोमोसोम। ठीक है, कितने हैं मेरे पास, एक एक कॉपी प्रेजेंट है, किसकी, मेरे क्रोमोसोम हर एक टाइप की मेरे पास एक एक कॉपी प्रेजेंट है
हर एक टाइप के क्रोमोसोम की मेरे पास एक एक कॉपी प्रेजेंट है, इसलिए मैं लिखता हूँ 1। और कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, इसलिए मैं हैप्लॉइड को 1n से लिखता हूँ। और 1 को हम मैथमेटिक्स में नहीं लिखते, इसलिए हम n ही लिखते हैं। इसलिए क्या लिखते हैं हम? n ही लिखते हैं। आई होप आपको हैप्लॉइड जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया क्या? कमेंट में बताना समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया होगा तो मैं वापिस से तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं समझ में आया तो यही समझ लो वापिस से। हैप्लॉइड सेल ऐसा सेल होता है जिसके अंदर सिर्फ एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है हर एक टाइप का। जैसे कि मेरे पास दो टाइप है, क्रोमोसोम ए और एक क्रोमोसोम बी। अब उसके उसके एक एक क्रोमोसोम प्रेजेंट हो गए मेरे सेल के अंदर। जैसे कि मेरे पास क्रोमोसोम ए टाइप है, उसका है मेरे पास एक क्रोमोसोम, और मेरे पास है क्रोमोसोम बी टाइप जिसका है मेरे पास एक क्रोमोसोम। ऐसे सेल को मैं कहता हूं हैप्लॉइड सेल, और उसको मैं डिनोट करता हूं एन से या फिर 1n से। समझ में आ गई इतनी बात? इसीलिए जो हैप्लॉइड सेल होता है उसके अंदर वन सेट ऑफ क्रोमोसोम ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि ये एक सेट हो गया और ये एक सेट हो गया, इसलिए कहा जाता है सेल विद वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसको हम कहते हैं हैप्लॉइड सेल। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आया तुमको हैप्लॉइड सेल क्या होता है? अब डिप्लॉइड सेल क्या होता है, ध्यान से सुनना। अब डिप्लॉइड सेल क्या होता है, ध्यान से सुनना। हो भाई, लिख लिया था क्या तुमने? नहीं लिखा हो तो पीछे करके प्लीज क्या करना, रिवाइड करना और लिख लेना बच्चों। हाँ यार, थक तो गया मैं पूरा का पूरा। अब बताता हूँ तुम्हें डिप्लॉइड सेल क्या होता है। अब बताता हूँ तुम्हें डिप्लॉइड सेल क्या होता है। डिप्लॉइड सेल ऐसा सेल होता है, सेल विथ टू क्रोमोसोम, सेल विथ टू क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप, या फिर कह सकते हो सेल विथ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ऐसा सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम की पेयर प्रेजेंट होगी, या फिर कह सकते हो जैसे कि क्रोमोसोम ए है, उसकी मेरे पास क्या होगी, मेरे सेल के अंदर दो कॉपीज प्रेजेंट होगी। यहां पर मैं बनाता हूं कुछ इस तरीके से बड़ा सा सेल। क्या है ये? तुम्हारा सेल है। ठीक है, क्या है ये? तुम्हारा सेल है। उसके अंदर क्या है तुम्हारे पास है, ये क्रोमोसोम, ये है तुम्हारे अंदर क्रोमोसोम। ठीक है, मेरी डायग्राम मेरी थोड़ी सी क्या हो गई है, डायग्राम थोड़ी सी गंदी हो गई है, राइट। ये हो गया तुम्हारा ए टाइप ऑफ क्रोमोसोम, ये हो गया तुम्हारा क्रोमोसोम, ए टाइप ऑफ क्रोमोसोम, ए टाइप ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा बी टाइप ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम। यहां पर मैं बनाता हूं अभी बी टाइप ऑफ क्रोमोसोम। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बच्चा पार्टी। ये हो गया तुम्हारे बी टाइप ऑफ क्रोमोसोम। अब मुझे बताओ, ये ए कॉपी हो गई, ये हो गई दूसरी कॉपी, ये दोनों को मिलाकर क्या कहता हूं मैं? पेयर कहता हूं। अगर मेरे पास एक मार्कर प्रेजेंट है तो मैं क्या कहूंगा? मेरे पास एक मार्कर प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर मेरे पास दो मार्कर प्रेजेंट है तो मैं क्या कहूंगा? मेरे पास पेयर ऑफ मार्कर प्रेजेंट है। उसी तरीके से मेरे पास क्या है, क्रोमोसोम ए टाइप के क्या है, दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है। क्रोमोसोम ए टाइप के दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसलिए मैं क्या कहता हूं, ऐसा सेल जिसके पास दो क्रोमोसोम है ईच टाइप के, यानी कि हर साइड के, उसको मैं कहता हूं डिप्लॉइड सेल। क्या कहता हूं? डिप्लॉइड सेल। तो देखो यहां पर मेरे पास क्या है, दो क्रोमोसोम की पेयर है, यानी कि हर एक टाइप की क्रोमोसोम की पेयर है, यानी कि मेरे पास हर एक टाइप की जो क्रोमोसोम है, यानी कि क्रोमोसोम ए टाइप है, उसकी मेरे पास क्या है, दो कॉपीज है। ठीक है, और क्रोमोसोम बी टाइप की भी मेरे पास दो क्या है, कॉपीज है। क्या है मेरे पास? दो कॉपीज है। क्या है मेरे पास? क्रोमोसोम ए टाइप के दो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है, और मेरे पास बी टाइप के भी दो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है। इतनी बात समझ में आ गई? इसीलिए दो को हम बायोलॉजी में क्या लिखते हैं, टू को हम लिखते हैं, टू को हम डिप्लो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डिप्लो लिखते हैं। और वन को हम लिखते हैं हैप्लो। क्या लिखते हैं? हैप्लो। वन को हम लिखते हैं हैप्लो, टू को हम लिखते हैं डिप्लो। तो देखो क्या हो गया, इसके अंदर दो सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यानी कि ऐसा सेल जिसके अंदर दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है हर एक टाइप को, उसको हम क्या कहते हैं? डिप्लॉइड सेल कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई ना कि डिप्लॉइड क्रोमोसोम क्या होता है?
ओके, आई होप आपको डिप्लॉइड क्रोमोसोम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ऐसा क्रोमोसोम जिसके अंदर क्रोमोसोम्स क्या होंगे, पेयर में प्रेजेंट होंगे। ये क्रोमोसोम होगा, ये क्रोमोसोम हो गया, और उसके साथ में उसकी पेयर भी प्रेजेंट होगी, यानी कि उसकी एक एक कॉपी भी प्रेजेंट होगी। ऐसे टाइप ऑफ सेल को हम कहते हैं डिप्लॉइड सेल। क्या कहते हैं? डिप्लॉइड सेल कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? आई होप आपको डिप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल समझ में आया होगा। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं और मुझे अब बताना कि कौन सा तुम्हारा जो सेल है वो हैप्लॉइड है और कौन सा सेल जो है वो तुम्हारा डिप्लॉइड है। सबसे पहले इसको लिख लो। लिख लिया? ओके, अब बताओ मुझे कौन सा सेल, यहां पर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, मुझे बताओ कौन सा सेल हैप्लॉइड है और कौन सा सेल डिप्लॉइड है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सेल, ये भी हो गया तुम्हारा सेल, ये हो गया तुम्हारा सेल, और ये भी हो गया तुम्हारा सेल। ठीक है, अब क्या है ये तुम्हारा सेल 1, सेल 2, सेल 3 और सेल 4। ठीक है, 4 तरीके के यहां पर मैंने सेल्स बनाए हैं। अब सेल नंबर 1 में क्या है तुम्हारा, क्या है, एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है। क्या है? एक क्रोमोसोम क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो तुम्हारा सेल 2 है उसके अंदर क्या है, 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। क्या है? तुम्हारे 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, वो भी अलग अलग टाइप के। क्या है? सेल नंबर 2 के अंदर 2 अलग अलग टाइप के एक एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, अब सेल नंबर 3 में क्या है, तुम्हारा जो क्रोमोसोम है, तो तुम्हारा क्रोमोसोम है उसके साथ में क्या है, उसकी पेयर भी प्रेजेंट है। उसके साथ में उसकी पेयर भी क्या है, प्रेजेंट है। ओके, ये हो गया आपका सेल नंबर 1, ये हो गया सेल नंबर 2 और ये हो गया नंबर 3, और ये हो गया आपका, यहां पर मैं बना देता हूं, यहां पर मैं बना देता हूं, क्या बना देता हूं भाई, क्रोमोसोम बना देता हूं, और मैं बना देता हूं क्रोमोसोम। अब ध्यान से बताओ, ध्यान से देखो और मुझे बताओ कौन सा सेल हैप्लॉइड है, कौन सा सेल डिप्लॉइड है। कौन सा सेल हैप्लॉइड है, कौन सा सेल डिप्लॉइड है। चलो बताओ वाला कमेंट में, किसके अंदर किसको समझ में आया कि कौन सा सेल हैप्लॉइड होता है, कौन सा सेल डिप्लॉइड होता है। ध्यान से सुनना। सेल नंबर 1 में क्या है, सेल नंबर 1 में क्या है, एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एक ही टाइप का। सेल नंबर 1 में क्या है, एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एक ही टाइप का। तो ये क्या हो गया, हैप्लॉइड सेल हो गया। ये क्या हो गया, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड सेल हो गया। ठीक है, हाँ सर्दी हो गया भाई। अब सेल नंबर 2 में क्या है, 2 अलग अलग क्रोमोसोम प्रेजेंट है और उनकी एक एक टाइप, 2 अलग अलग क्रोमोसोम प्रेजेंट है और वो भी एक एक प्रेजेंट है। 2 अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम है, एक एक, एक एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है 2 अलग अलग टाइप के। तो क्या हो गया, जो सेल नंबर 2 है वो भी क्या हो गया, हैप्लॉइड हो गया। क्या हो गया, हैप्लॉइड हो गया। अब सेल नंबर 3 में देखो, सेल नंबर 3 में देखो, 2 अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम है, वो भी दो दो, यानी कि दो दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, अलग अलग टाइप के, यानी कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है ईच टाइप के, यानी कि सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है एक ही सेल के अंदर। तो उसको मैं क्या कहता हूं, ये क्या हो गया तुम्हारा, डिप्लॉइड सेल हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब सेल नंबर 4 में देखोगे, एक ही टाइप का सेल है। क्या है, एक ही टाइप का क्रोमोसोम है, एक ही टाइप का क्रोमोसोम है, राइट। दोनों ही नीले नीले हैं, दोनों ही एक ही टाइप के क्रोमोसोम है, बट यहां पर क्या है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। क्या है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि एक ही टाइप के क्रोमोसोम की एक दूसरी क्रॉपी प्रेजेंट है, यानी कि दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है एक ही टाइप के, 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है एक ही टाइप के। इसलिए जो सेल नंबर 4 हो गया वो हो गया तुम्हारा डिप्लॉइड सेल। अब तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया क्या? अभी अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन रहा होगा हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में, तो इस क्वेश्चन की मदद से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कौन सा सेल हैप्लॉइड होता है, कौन सा सेल डिप्लॉइड होता है। ओके, तो मैं जैसे कि तुम्हें बताया था, मैं हैप्लॉइड को कैसे लिखता हूं, एन से लिखता हूं। तो ये क्या होगा, ये सेल क्या हो गया, एन हो गया, और ये जो सेल हो गया ये भी क्या हो गया, एन हो गया। ये सेल क्या हो गया, ये 2n हो गया। डिप्लॉइड को मैं क्या लिखता हूं, 2n लिखता हूं। डिप्लो का मतलब होता है 2, राइट, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इस सेल को भी मैं क्या लिखूंगा, 2n लिखूंगा।
और समझ में आ गया कि तुम्हें किस सेल को 2n लिखना है और किस सेल को n लिखना है। n मतलब होता है हैप्लॉइड, 2n मतलब होता है डिप्लॉइड सेल। समझ में आ गया बच्चों, फील आ गया ना, मजा आ गया ना। तो लाइक करो, करना नहीं करना तुम्हारे ऊपर है, मैं तुम्हें कोई जबरदस्ती नहीं करता यार। समझ में आ गया तुम्हें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है। इस क्वेश्चन की मदद से तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी जो होंगे वो क्लियर हुए होंगे। जितना भी कंफ्यूजन हुआ होगा पढ़ाते समय, मेरे से भी कुछ गलती हुई होगी जो जिससे कि तुम्हें समझ में ना आया हो, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम्हें इस क्वेश्चन की मदद से अच्छे से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कौन सा सेल जो है वो हैप्लॉइड है और कौन सा सेल जो है वो डिप्लॉइड है। समझ में आ गया ना बच्चा बाड़ी। तो बढ़ते ही हम आगे अपने सेल डिवीजन के मेन टॉपिक के ऊपर। जितने भी थे बेसिक्स जो मुझे बताने थे तुम्हें सेल डिवीजन पढ़ाने से पहले, वो पूरे के पूरे मैंने बता दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, बट उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। उससे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। क्या पूछता हूं? एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। इस क्वेश्चन को लिखना जरूरी है आपके नोट्स में, तो इसको लिख लीजिएगा। क्या करना है, इस क्वेश्चन को लिख लेना अपनी कॉपी में, ढंग से लिखना, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में, ठीक है, जिससे कि अगर आप किसी लड़की के साथ नोट शेयर करो तो वो आपके ऊपर इंप्रेस हो जाए। और लड़की भाई, लड़की भी ध्यान से लिखना। वो तो वैसे तो मुझे पता है लड़कियां बहुत सुंदर सुंदर लिखती है, बट लड़कों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ क्योंकि उनकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी होती है, जैसे कि मेरी है। लड़कियों, अब कुछ भी क्या करना, कंट्रोवर्सी टाइप मेरे कमेंट सेक्शन में मत भरना कि सर लड़कों को ऐसा ऐसा बोल रहे थे, हम लोगों के लिए गलत बोल रहे थे। ऐसा नहीं बच्चों, होता है लड़कों के अंदर फीलिंग्स नाम की कोई चीज़ होती है, ठीक है, जिसकी मैं हूँ लड़का तो मुझे समझता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, यानी कि आपसे एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। देखो, क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपको बता देता हूं, इन ह्यूमन सेल के अंदर क्या होते हैं। एक ह्यूमन सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? 23 क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं तुम्हारे ह्यूमन सेल के अंदर, ठीक है। 23 क्रोमोसोम मतलब हर एक टाइप का सेल, जितने भी 23 क्रोमोसोम है उसके हर एक टाइप का सेल क्या है, एक एक प्रेजेंट है। हर एक टाइप का सेल 23 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम जो है, अगर किसी सेल के अंदर एक एक प्रेजेंट है तो उसको मैं क्या कहूंगा? हैप्लॉइड सेल। क्या कहूंगा? हैप्लॉइड। जो तुम्हारे बॉडी के अंदर हैप्लॉइड सेल होता है उसके अंदर क्या होता है? 23 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 जितने भी क्रोमोसोम हैं, जितने भी टाइप के 23 टाइप के क्रोमोसोम है वो तुम्हारे प्रेजेंट होंगे तुम्हारे हैप्लॉइड सेल के अंदर। क्या होंगे? तुम्हारे हैप्लॉइड सेल के अंदर होंगे। बट अब देखो, इन क्या होगा, अब ये 23 क्रोमोसोम्स है। अब मैं क्या करता हूं, मुझे सेल को क्या करना है? डिवाइड करना है। मुझे क्या करना है? सेल को डिवाइड करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डीएनए कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि मुझे क्या करने का पड़ेगा? क्रोमोसोम के नंबर्स को बढ़ाना पड़ेगा। क्या करने पड़ेगा? क्रोमोसोम के नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। तो क्रोमोसोम के नंबर को बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। किसको? 23 क्रोमोसोम को, क्रोमोसोम को। और अगर मैं 23 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाते हैं? 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। कितने आ जाते हैं? 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मुझे मिलते हैं, जो कि किसके अंदर होंगे? तुम्हारे डिप्लॉइड सेल के अंदर होंगे। कहां होंगे? तुम्हारे डिप्लॉइड सेल के अंदर होंगे। हैप्लॉइड सेल के अंदर तुम्हारे 23 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की एक एक कॉपी होगी, और डिप्लॉइड सेल के अंदर तुम्हारे 23 क्रोमोसोम्स की दो दो कॉपीज प्रेजेंट होगी। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? तो आपसे एक छोटा सा सवाल जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी पेन और पेपर की मदद से कीजिएगा। अगर आपको समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट तो मुझे बताओ, इन ह्यूमन सेल के अंदर, इन ह्यूमन सेल 23 क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, हाउ मैनी हाउ मैनी हाउ मैनी क्रोमोसोम प्रेजेंट इन डिप्लॉइड
सेल, डिप्लॉइड सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे? ऑप्शन नंबर ए, हाफ ऑफ हैप्लॉइड सेल, हाफ ऑफ हैप्लॉइड सेल, यानी कि हाफ ऑफ द हैप्लॉइड सेल के क्रोमोसोम्स होंगे, यानी कि अगर मैं हैप्लॉइड सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम हैं उनका हाफ कर दूं तो क्या वो बराबर हो गए मेरे डिप्लॉइड सेल के? ऑप्शन नंबर बी, 2 हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल के क्रोमोसोम को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे डिप्लॉइड सेल के जितने क्रोमोसोम्स मिल जाएंगे क्या? आंसर बताओ मुझे कमेंट में, बताओ बेटा, कमेंट में आंसर बताओ। तो ये क्वेश्चन तुम आराम से सॉल्व कर लेना, अभी कर लिया होगा कुछ बच्चों ने, कर लिया भाई? कमेंट में जरा आंसर तो बताओ, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, मुझे तो पता चले। तो अब बढ़ते हैं हम अपने सेल डिवीजन के टॉपिक के ऊपर। लगभग 1 घंटा हो चुका है, राइट? तो मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा ब्रेक, तुम भी ले लो थोड़ा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आओ और लेक्चर को कंटिन्यू करो, ठीक है? समझ गया ना तुम्हें कि हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है? समझ गया क्या? समझ गया क्या यार? बताओ ना यार, प्लीज बताओ ना यार, बताओ यार, बताओ प्लीज बताओ। अभी तो मुझे मजा आएगा तुम्हें पढ़ाने में, हो बताएगा, मजा आएगा, मजा 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 मचे। तो अभी हम पढ़ते हैं अपने सेल डिवीजन को, स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इससे पहले क्या करो, तुम एक काम करो, अपनी कॉपी क्या करो, खोलो, वापस स्टार्टिंग पेज पे जाओ और वहां से एक बार क्या करो, रिवाइज करो और फिर क्या करो, लेक्चर को कंटिन्यू करो। तब तक के लिए मैं पानी पीकर आ जाता हूँ। पानी पीकर आओ क्या? तुम भी पी लो, क्योंकि 1 घंटा हो चुका है और पानी साथ में लेकर बैठे नहीं होंगे तो पानी पी लो। वॉशरूम करना होगा तो वॉशरूम से आ जाओ यार, मैं भी पानी पी के आ जाता हूँ।